बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल पे बात की थी और उसके इफेक्ट्स लिखे थे। तो आज की क्लास में हम जरा इसकी ओवरऑल अर्थमेटिक मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखूंगा मैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। नंबर 1, ये प्रॉपर्टी बार बार आपको देखने को मिली। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन is always जीरो। डेविएशन फ्रॉम मीन का सम जो है वो क्या होता है, हमेशा जीरो के बराबर होता है। ये बात याद है आपको या नहीं? अनग्रुप डेटा में जो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन होगा उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, समेशन एक्स माइनस म्यू इज इक्वल्स टू जीरो। ग्रुप डेटा में हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, समेशन एफ इंटू एक्स माइनस म्यू। जब तक डेटा और मीन के डिफरेंस को उतनी बार काउंट ना किया जाए जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, आपका आंसर जीरो नहीं आएगा। तो ग्रुप डेटा में बहुत सारे बच्चे कहते हैं आंसर जीरो नहीं आता। उसका मेन रीजन क्या होता है कि वो ग्रुप डेटा में भी अनग्रुप वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो आपके सामने ये आ गया, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। जवाब देंगे सब लोग? उसके बाद नंबर 2, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन is always मिनिमम। स्क्वायरेशन जो होगा उसका सम जो होगा मिनिमम होगा, मतलब वो जीरो नहीं होगा। वो जीरो हो सकता है एक शर्त पर। स्क्वायरेशन फ्रॉम मीन का सम जीरो होता नहीं है वैसे, आमतौर पर मिनिमम होता है। वो जीरो हो सकता है कब? जब सारा डेटा कांस्टेंट हो। जब सारा डेटा कांस्टेंट होगा तो सम ऑफ स्क्वायरेशन फ्रॉम मीन भी क्या होगा? जीरो होगा। सम ऑफ स्क्वायरेशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। इट कैन बी जीरो when data values are constant। ठीक है जी। तो वही अनग्रुप डेटा
समेशन x माइनस म्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? मिनिमम। ग्रुप डेटा समेशन f इंटू एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? मिनिमम। ये आपके सामने आ रहा है। अर्थमेटिक मीन ऑफ कांस्टेंट डेटा इज सेम कांस्टेंट वैल्यू। अगर डेटा की तमाम वैल्यू कांस्टेंट है तो उनका अर्थमेटिक मीन भी वही कांस्टेंट वैल्यू होगा। यस और नो बताइए। अर्थमेटिक मीन इज व्हाट? मोस्ट कॉमनली यूज एवरेज। पेपर का सवाल है बेटा ये, तकरीबन ये सारे सवाल ही एग्जाम में आते हैं। मोस्ट कॉमनली अगर बोला जाए आपसे कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज एवरेज, व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज एवरेज, तो कौन सी एवरेज सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है? जवाब क्या होगा आप लोगों का बेटा? अर्थमेटिक मीन इज व्हाट? मोस्ट कॉमनली यूज एवरेज। ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद नंबर 5, अर्थमेटिक मीन is not usually a data value. अर्थमेटिक मीन जो है वो डेटा वैल्यू नहीं होती, बल्कि डेटा की रेंज में से कोई वैल्यू अर्थमेटिक मीन बन जाती है। यस और नो? रिस्पॉन्स है। अर्थमेटिक मीन इज नॉट यूजुअली डेटा वैल्यू। अर्थमेटिक मीन डेटा वैल्यू नहीं होती, डेटा की रेंज में से कोई वैल्यू अर्थमेटिक मीन बन जाती है। मतलब जब हम सम करते हैं तो हमारा आंसर कभी पॉइंट्स में जाता है, लेकिन जो आंसर अर्थमेटिक मीन के तौर पे आता है वो डेटा में मौजूद नहीं होता, डेटा की रेंज में जरूर होता है। मतलब ये सारी बातें अब हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई आप सब कुछ कैलकुलेट करके ऑब्जर्व कर चुके हैं। जब आप सब कुछ कैलकुलेट करके ऑब्जर्व कर चुके हैं तो आपके लिए बातें समझना मुश्किल बातें नहीं है बेटा, समझ में आती है बात। अब सवाल है क्या अर्थमेटिक मीन डेटा वैल्यू हो सकती है? यस हो सकती है, गुंजाइश है उसकी। कब? एक ही गुंजाइश है, अर्थमेटिक मीन कैन बी data value when data follows what? When data follows AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, and number of observations
are odd, and in this case arithmetic mean is always equal to मीडियन। हाँ भाई बोलिए। अर्थमेटिक मीन डेटा वैल्यू हो सकती है, कैन बी, पॉसिबिलिटी है बहुत, लेकिन बहुत दूर की। व्हेन डेटा फॉलोज एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू का डिफरेंस जो कांस्टेंट हो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, और जितनी ऑब्जर्वेशन है वो ऑड हो, गिनती में ऑड हो। ठीक है जी। एंड इन दिस केस अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू मीडियन। और फिर जब अर्थमेटिक मीन डेटा वैल्यू बनेगा तो समझ लें वो मीडियन के बराबर होगा। उस वक्त मीडियन भी वही वैल्यू होगी जो अर्थमेटिक मीन का आंसर है। ये लाइन समझ में आती है बेटा? बोलिए, ये लाइन समझ में आती है आप लोग? भूल चुके हैं मेरे ख्याल से इस लाइन को आप लोग। बताइए, क्या डेटा एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू का डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट है? बताइए। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए, सम कीजिए इसका। 2 + 4 6, 6 + 6 30, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 total is 30। अप्लाई के फार्मूला, म्यू इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n 30/5। आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। यस और नो? और 6 डेटा में मौजूद है कि नहीं है? अगर मैं इसमें से एक भी ऑब्जर्वेशन चेंज करूं ना, 2 को 1 कर दूं, 4 को 3 कर दूं, ठीक है, किसी एक को भी चेंज करूं तो डेटा का अर्थमेटिक मीन फिर डेटा में से नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक होता है इत्तेफाक से डेटा वैल्यू होना और एक होता है खास तौर पे। ये खास तौर पे डेटा वैल्यू, मतलब इस सिचुएशन में अर्थमेटिक मीन डेटा वैल्यू होगा और ये मीडियन के बराबर होगा। मीडियन यानी इस केस में अगर आप इस डेटा का मीडियन निकालेंगे ना, मीडियन भी यही होगा। और अगर आप में से कोई मैथमेटिक्स पढ़कर आया है बैक में, तो आप जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मीन निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान है। वो फॉर्मूला क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला बड़ा शॉर्टकट है कि अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहे हैं तो आप लिखें a + b / 2। ये फॉर्मूला जब भी लग सकता है जब डेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ऊपर वाला, इसमें इसके लिए इवन की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगाने के लिए, ये फॉर्मूला लगाने के लिए सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होना जरूरी है। अच्छा जी, ओके। देखिए सब लोग, ए क्या है फर्स्ट वैल्यू, बी क्या है लास्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या है? 2 है, लास्ट वैल्यू क्या है? 10 है। डिवाइड किससे करते हैं भाई आप? 2 से। आंसर क्या आ गया? 2 + 10 12 / 2, आंसर 6 आ गया। तो अगर आप कंफर्म हैं कि जो जिस डेटा का आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है वो डेटा क्या फॉलो कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो फिर आप इस शॉर्टकट फॉर्मूले से भी अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं, a + b / 2।
जवाब दें। और आपका मीडियन का फॉर्मूला इसी से ड्राइव हुआ है, अगर आपको पता हो। आपका मीडियन का फॉर्मूला इसी से ड्राइव हुआ, इसी से। क्या बताया था मैंने आपको? मीडियन क्या है? डेटा के सीक्वेंस का अर्थमेटिक मीन। मीडियन क्या है? डेटा का सीक्वेंस का अर्थमेटिक मीन। ये देखो जरा यहाँ पर, सीक्वेंस, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू। तो हमने कहा मीडियन बराबर है किसके? n+1 डिवाइडेड बाय 2। बोलो बेटा बोलो, जाग जाओ। n+1 कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5 +1 डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर आएगा? थर्ड वैल्यू। और थर्ड वैल्यू क्या है? थर्ड वैल्यू क्या है? 6। तो ये कोई नई बातें थोड़ी कर रहा हूं मैं आपसे यार, पढ़ा दी है मैंने सारी बातें आपको पहले भी। सारे पॉइंट्स कंपाइल कर रहा हूं बस एक जगह पर, ताकि आपको एग्जामिनेशन में थ्योरी रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बताइए। तो बताइए बेटा, ये समझ में आई बात? ये वाली क्या लिखा हुआ है ये? arithmetic mean can be data value when data follows arithmetic progression and number of observations are odd, and in this case arithmetic mean is always equal to median। ये वेरीफाई करवा दिया मैंने आपको। तो सर डेटा अगर इवन हो तो फिर क्या होगा? तो फिर अर्थमेटिक मीन डेटा वैल्यू नहीं होगा, फिर मीडियन और अर्थमेटिक मीन तो बराबर होंगे फिर भी, लेकिन डेटा वैल्यू नहीं होंगे। चेक कर लें चाहे तो इसको, आप इसको भी चेक कर लें। सम करें। a+b डिवाइड बाय 2 फॉर्मूला जब अप्लाई होगा जब डेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करेगा। डिफरेंस एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू का डिफरेंस कांस्टेंट होगा बस। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेन फॉर्मूला अप्लाई कर दें, आपका आंसर सही आ जाएगा। इसी तरह अर्थमेटिक में निकालते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? 42 डिवाइडेड बाय व्हाट? 6। आंसर क्या आया? 7 आया। तो अर्थमेटिक मीन क्या बना? 7 बना। अर्थमेटिक मीन क्या बना? 7 बना। क्या 7 डेटा में मौजूद है? 6 और 8 के दरमियान में, जिसको तो डेटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गई बेटा? इवन हो गई। तो अब अर्थमेटिक मीन डेटा वैल्यू नहीं रहा, मीडियन भी डेटा वैल्यू नहीं है। इस केस में मीडियन भी 7 आएगा, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है? इवन है, तो मीडियन भी डेटा वैल्यू नहीं है इस केस में। हाँ शॉर्टकट लग जाएगा, क्योंकि देखें ये वाला शॉर्टकट लगाने के लिए सिर्फ क्या देखना है? ये वाला शॉर्टकट लगाने के लिए सिर्फ क्या देखना है? क्या डेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है? यस कर रहा है। इसका इस फार्मूले का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये फार्मूला जब काम करेगा जब डेटा एपी फॉलो कर रहा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ भी फॉलो कर रहा था, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 10,
4, 6, 8, 10, 12 डिफरेंस कॉमन होना चाहिए बस। जिसको अगर डिफरेंस कॉमन तो ये फॉर्मूला काम करेगा और आप लगा के देख सकते हैं इस चीज को। हाँ भाई, फर्स्ट वैल्यू 2 है, लास्ट वैल्यू क्या है 12 है, डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर मिला आपको? 7। 2 + 12 14, 14 डिवाइड बाय 2 आंसर क्या है? 7 आया कि नहीं आया? बेटा जवाब दो बेटा, बेटा रिस्पॉन्स देते हैं, आप सबके रिस्पॉन्स का मुंतजिर हूँ। आंसर 7 आया कि नहीं आया? आ गया ना 7 आंसर? तो मैंने ये बोला, ये फार्मूला जब जब काम करेगा जब डेटा एपी फॉलो करेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एक अलग बात ये बोली कि मीन डेटा में से जब होगा जब डेटा एपी भी फॉलो करे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो। मीन के डेटा वैल्यू होने के लिए 2 कंडीशन है और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए 1 कंडीशन है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए 1 कंडीशन क्या है कि डेटा एपी फॉलो करे, और मीन के डेटा वैल्यू होने के लिए 2 कंडीशन है कि डेटा एपी भी फॉलो करे और साथ साथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी क्या हो? ऑड हो। जवाब दें भाई। उसके बाद नंबर 7, मीन इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। मीन जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है। क्या मतलब? मीन का आंसर पॉइंट में भी आ सकता है और पॉइंट में ना भी आए, कोई इशू नहीं। यानी मीन जो है वो डेटा की रेंज में से कहीं से भी हो सकता है। इट कैन ऑब्टेन एनी वैल्यू फ्रॉम रेंज ऑफ द डेटा, चाहे वो पॉइंट्स में हो या पॉइंट्स में ना हो। तो मीन खुद एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है। जवाब दें। बात समझ में आती है बेटा? अच्छा जी, उसके बाद if n1 observations have mean mu1 and n2 observations have mean mu2 and so on, then mean of all observations
It is what? N1 plus N2 plus NN, मतलब जितने भी इस तरह की ऑब्जर्वेशन वो कंबाइन मीन कहलाएगा। और कंबाइन मीन का फॉर्मूला आपको सिखा चुका हूँ कि बहुत सारे अगर आपको मीन दिए हो तो उनका आप कंबाइन मीन भी निकाल सकते। क्या हमने कंबाइन मीन सीख लिया था बेटा, बताइए? कंबाइन मीन क्या था? μ1 multiplied by what? N1 μ2 multiplied by what? N2 प्लस ये कंटिन्यू रहेगा μn multiplied by nn divided by what? N1 प्लस N2 ठीक है जी, NT या NN जो भी लिखना चाहें आप। तो ये फार्मूला बन गया था आपके सामने, अगर आपको याद हो जवाब दीजिएगा बेटा मुझे। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। रिलेशनशिप between arithmetic mean, geometric mean and harmonic। ठीक है, जनरल रिलेशनशिप क्या है? अर्थमेटिक मीन is always greater than equal to geometric mean is always greater than equal to harmonic। अच्छा, अगर एग्जामिनर को पूछता है कांस्टेंट, बताइए जब डेटा कांस्टेंट हो तब ये रिलेशनशिप क्या होगा? फॉर कांस्टेंट डेटा, फॉर कांस्टेंट डेटा क्या होगा? अर्थमेटिक मीन बराबर आएगा ज्योमेट्रिक मीन के, ज्योमेट्रिक मीन बराबर आएगा हार्मोनिक। अगर एग्जामिनर कांस्टेंट डेटा नाम लेके बोले तो ठीक है जी, नॉट कांस्टेंट डेटा। और एग्जामिनर अगर बोले कांस्टेंट डेटा नहीं है तो फिर आपका जवाब क्या होगा? अगर एग्जामिनर जनरल पूछे जवाब हमेशा ऊपर वाला देना, क्योंकि तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को स्पेसिफाई करे फिर आप जवाब देंगे नीचे स्पेसिफाई। अगर कहता है डेटा कांस्टेंट नहीं है तो फिर अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक। लेकिन अगर सवाल स्पेसिफिक नहीं होगा, जनरल होगा, तो जवाब यही बनेगा इसका। रिलेशनशिप ये है क्योंकि इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज मिला के लिख दी गई। ये दोनों पॉसिबिलिटीज जब सम कर दी जाएंगी तो ये रिजल्ट ये बन जाएगा आपके सामने कि हाँ भाई
अर्थमेटिक मीन के ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बराबर आने की गुंजाइश भी है और उनसे ग्रेटर देन होने की गुंजाइश भी है। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। ऐसे ही है। उसके बाद अर्थमेटिक मीन is affected by both change of origin and change of scale। अर्थमेटिक मीन्स दोनों से मुतासिर होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन से मुतासिर भी होता है और चेंज ऑफ स्केल से मुतासिर होता है। जवाब दीजिए बेटा। अब आपको पता है चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है? एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट क्वांटिटी फ्रॉम ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये मैं लिखवा चुका हूँ पिछली क्लास के अंदर, आप दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है इस चीज को। चेंज ऑफ ओरिजिन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन ऑन अर्थमेटिक मीन? जवाब दें। हम बोलेंगे मीन ऑफ एक्स प्लस माइनस ए। अगर आप ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन में से कांस्टेंट वैल्यू प्लस या माइनस करते हैं और फिर आप उस डेटा को अमेंड करने के बाद उसका मीन निकालना चाहते हैं, तो वो मीन हमेशा बराबर आएगा म्यू ऑफ एक्स प्लस माइनस ए। तो अगर आप उसी कांस्टेंट वैल्यू को x के मीन में से प्लस या माइनस कर दें तो फिर आपको उस डेटा का मीन मिल जाएगा जो कि x में से कांस्टेंट वैल्यू प्लस या माइनस करने के बाद आएगी। क्या ये बात हम सीख चुके हैं बेटा? रिस्पॉन्स प्लीज। ये बात समझ में आती है? म्यू ऑफ डेटा आफ्टर चेंज ऑफ ओरिजिन इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ओरिजिनल डेटा प्लस माइनस दैट कांस्टेंट वैल्यू। यस और नो बोलिए। अब ये इस तरह फिर आपके लिए लिखना कोई मुश्किल बात तो नहीं होगी ना बेटा? उसके बाद चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल क्या है? म्यू ऑफ ओरिजिनल डेटा मल्टीप्लाइड बाय ए। अगर आप ओरिजिनल डे की तमाम ऑब्जर्वेशन को एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो और फिर आप उसका मीन निकालना चाहते हैं तो फिर आप इतनी जहमत ना करें, इतनी मेहनत ना करें। आप क्या करें, ओरिजिनल डेटा का मीन को उठाएं और देन उसको मल्टीप्लाई बाय ए कर दें, या डिवीजन करना है डिवीजन कर दें। म्यू ऑफ ओरिजिनल डेटा डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल्स टू, सॉरी, म्यू ऑफ change of mu of data after change of scale is equals to mu of original data divided by, ये आपके साथ बोलिए। तो ये तकरीबन मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैं अर्थमेटिक मीन के हवाले से जो जो पॉइंट्स एग्जामिनेशन में आते हैं वो सारे आपके सामने रख दूं, थ्योरेटिकली जो पॉइंट्स आते हैं, ताकि चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो। उसके बाद हम जो हमारे अगले 2 चैप्टर्स हैं वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब वो इतना डिटेल उसमें मतलब फार्मूला सिखाना है और फार्मूला सीखते वो कुछ मतलब आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी क्वेश्चंस की। बस इस चैप्टर में थोड़ा सा काम बाकी है अभी स्क्यूनेस वगैरह का, तो वो इंशाल्लाह डील करेंगे आपके साथ इसके अंदर। लेकिन बताइए बेटा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। जवाब दीजिए। उसके बाद क्या है बेटा?
कितने पॉइंट हो गए? सारे पॉइंट लिख लें अपने पास, अच्छी तरह याद रख लें, इनको जहन में बिठा लें। ठीक है ना? अच्छा, अब उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी। बेस्ड ऑन all numerical observations, that is what quantitative variable. Number 2, variance and standard deviation are always what? Positive. वेरिएंस और स्टैंडर्ड का आंसर जो होगा पॉजिटिव होगा। अगर वेरिएंस वेरिएंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सोचिए जरा, वेरिएंस तो जो है जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर निकलने के, जितनी भी डेविएशन फ्रॉम मीन है उसका स्क्वायर निकलने के बाद आया। तो चाहे उसमें नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू, सबका स्क्वायर निकला है। तो वेरिएंस की वैल्यू जो होगी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव होगी जब भी उसका रूट डिफाइन होगा। जब रूट डिफाइन होगा तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। यस और नो बोलिए बेटा। लोएस्ट वैल्यू of variance and standard deviation is 0। वेरिएंस और स्टैंडर्ड की सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? 0 है। वेरिएंस and standard are 0 when all observations of data are constant। जब डेटा की तमाम ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट होगी तो फिर उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड 0 होगा। ये भी आप कैलकुलेट करके देख चुके हैं अगर आपको याद हो तो, जब मैंने आपको 5 वर्किंग्स करवाई थी लास्ट क्लासेस में। अगर आपको याद है बेटा, याद है सब लोग अच्छी तरीके से?
ठीक है जी. चेंज of origin does not affect variance and standard deviation, because change of origin is addition or subtraction of constant quantity. Constant value. For example, A. In all observations of data and variance and standard deviation of constant is 0. तो चेंज ऑफ ओरिजिन क्यों अफेक्ट नहीं करता भाई वेरिएंस और स्टैंडर्ड को, इससे कि उसमें कांस्टेंट वैल्यू का एडिशन और सब्ट्रैक्शन शामिल है. और खुद कांस्टेंट वैल्यू का जब हम पॉइंट नंबर 4 में पढ़कर आए हैं क्या निकालते हैं, वेरिएंस या स्टैंडर्ड. तो कांस्टेंट वैल्यू का वेरिएंस और स्टैंडर्ड 0 होता है. तो लिहाजा कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने से या लेस करने से डेटा की तमाम वैल्यूज में लाजमी, तमाम, किसी एक में नहीं, लाजमी तमाम वैल्यूज में हमारे मीन पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तुम क्या बोलेंगे भाई? वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस a इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ओरिजिनल डेटा. तवज्जो बेटा, हम क्या बोलेंगे बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस माइनस a is always equal to standard deviation of original data. रिस्पॉन्स सही है बेटा आप सब, बोलिए, बताइए. उसके बाद नंबर 6, variance and standardization are affected by change of scale. ठीक है. अब चेंज ऑफ स्केल क्या है? मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी. Variance is affected by square of constant quantity. A constant value.
variance is affected by एक मिनट रुकिएगा सर सब। ठीक है जनाब, तो हमने कहा मीन वेरिएंस इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ ये बेटा सिस्टम थोड़ा सा क्या है, दोबारा से ये हैंग हो गया मेरे ख्याल से, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर मैं इसको आपको कंटिन्यू कर लूंगा आपसे बात, अगली क्लास में फिर कंटिन्यू कर लूंगा मैं इस बात को। दो पॉइंट्स रह गए हैं इसमें बस। ओके।